नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे शिव जी। जी शिव जी। इस देश में आखिर क्या हो गया? मेरा हंसता खेलता देश जूता मारने पर उतर आया है। जूता किसको लगेगा ये कोई भरोसा नहीं। अब खत्म हो गया। आज जो अंतिम विश्वास था वो टूट गया, धराशायी हो गया, तितर बितर हो गया, कांच की तरह पूरा बिखर गया। आप सोचेंगे क्या यार तुम भी सुनाने जा रहे हो कपोल कल्पित। इस देश की 4 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थी। नंबर 1, विधायिका, जो हमें कानून संविधान के दायरे में उसी सदन में मंजूर करती है जहां हम अपने जनप्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। नंबर 2, कार्यपालिका, यानी अधिकारी जो हमारा पूरा मैनेजमेंट करते हैं। और तीसरी थी न्यायपालिका। अब तीसरी पर भी हमला हो गया। पहले नेता पिटे, अधिकारी पिटे, फिर अब जज साहब पर भी किसी ने जूता फेंक दिया। मीडिया का जिक्र इसलिए नहीं करेंगे, रोज पीटती है, कहीं पुलिस पीटती है, कहीं नेता पीटता है, कहीं कोई ना कोई रोज पीट देता है, उसका जिक्र मत करो। जो रोज पीटता है उसका कहां तक जिक्र करोगे, उसे कहां तक संभालोगे। अब जज साहब पर जब जूता फेंका है तो देश की अस्मिता पर जूता फेंक दिया। सब न्याय की उम्मीद में जाते हैं, वहां जूता फेंकने कौन जाता है? वहां तो जाते हैं कि मिलाड के सामने जब खड़े होंगे तो बताया जाएगा कि तुम दोषी हो, तुम्हें आजीवन कारावास दिया जाता है, तुम दोषी हो, तुम्हें बर्खास्त किया जाता है, तुम दोषी हो, तुम्हें जेल भेजा जाता है, तुम दोषी हो, तुम्हें यह सजा सुनाई जाती है। क्या हो गया मेरे देश को? फिल्म देखी है अनिल कपूर की नायक, जब उसमें एक विकलांग व्यक्ति कहता है कि मेरे देश की व्यवस्था पंगु है, इसे चला दीजिए। मुझे वो डायलॉग आज याद आ रहा है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब से ये अपील, विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि इस पंगु व्यवस्था को चला दीजिए। आप में बहुत बड़ी क्षमता है। जो आप टिप्पणी नहीं कर देते हो वो टिप्पणी तो कर देते हो। टिप्पणी का असर आज आपको मिल गया। ये उसी टिप्पणी का नजरिया है। क्यों? आप बोल देते हो बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर रोज चल रहा है। आप बोल देते हो अब अमुक काम नहीं होगा। आपने कहा चुनाव आयोग होश में आ जाए, चुनाव आयोग ने कहा छोड़िए, आप भी क्या बात करते हो, हम नहीं मानते आधार कार्ड। आपने कहा हम एसआईआर व्यवस्था आपकी बर्खास्त खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा क्या बात करते हो, हम चुनाव कराने जा रहे हैं। आप पर कितना बड़ा आरोप लगा कि आप इस देश में गृह युद्ध कराना चाहते हो। आपने कहा इस पर हम सुमोटो संज्ञान नहीं लेंगे, इस पर लोगे नहीं। खांसी के सिरप से बच्चे मर गए, उस पर लोगे नहीं। अस्पताल में आग लग गई, मर गए, उस पर लोगे नहीं। पत्रकार की लाश पाई गई, उस पर लोगे नहीं। किस पर लोगे? कुछ तो बता दीजिए साहिब। संतोष जी, माहौल बड़ा खराब है। जज साहब के ऊपर किसी सरफिरे वकील ने जूता फेंक दिया है। देखिए बिल्कुल शिव जी, आपने ये बिल्कुल एक बड़ी खबर लेकर हम अपने दर्शकों के सामने आए हैं और मैं इस बड़ी खबर पे आने से पहले दो तीन चीजें बता देता हूं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर जस्टिस बी.आर. गवई का रुख याद कीजिए। मॉरिशस जाकर वो बुलडोजर न्याय के प्रति जब अपनी बात कह रहे थे कि कानून का शासन चलता है, बुलडोजर का न्याय नहीं, तो वो सीधा इशारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ था। उनकी माता जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया। जस्टिस बी.आर. गवई की माता जी ने इनकार कर दिया। इन तमाम घटनाओं को एक साथ जोड़िए और फिर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर उनकी ही बेंच के अंदर मामले की सुनवाई के दौरान उन पर जूता फेंका गया, एक वकील के द्वारा जूता फेंका गया। और सिर्फ उनके चैम्बर, उनके कोर्ट रूम में जूता नहीं फेंका गया, बल्कि धमकाया ये भी जा रहा है कि अगर नहीं सुधरोगे तो सड़कों पर मारा जाएगा। जी हाँ, सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि धमकाया यह जा रहा है कि अगर नहीं सुधरोगे तो सड़कों पर मारा जाएगा। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये बीजेपी के जो सोशल मीडिया वीर है ना, वही आरोप उन पर लगाते हैं। अजीत भारती का अगर आप पोस्ट दिखा सके तो मैं आपसे सबसे पहले ये अपील करूंगा कि जरा अजीत भारती साहब का पोस्ट दिखा दे। कई राज्यों में उन पे एफआईआर भी है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करते हैं। और जो उन्होंने लिखा
वो अपने आप में बड़ी गजब सी चीजें बताने वाली है। थोड़ी देर में हम उसको दिखाएंगे। ये देखिए, ये अजीत भारती का लिखा हुआ है और इसकी एक एक लाइन को अगर आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस देश में चल क्या रहा है और जिम्मेदार कौन है। जस्टिस बी आर गवई पर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जो जूता फेंका गया है, मैं जरा पढ़ के भी सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि आज सीजीआई गवई को एक वकील का जूता लगते लगते रह गया। बड़ा दुख है इनको कि जूता लगा नहीं। आगे कह रहे हैं कि अधिवक्ता मैं ने गवई। रोकूंगा पाठक जी, मैं रोकूंगा। आपको याद होगा, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान के संपादक रहे, कई बड़े अखबारों के संपादक रहे, अजय शुक्ला जी। उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोल दिया था। एक हमारी जस्टिस थी बेला त्रिवेदी, उनको लेकर कुछ मोदी को एक टिप्पणी कर दी थी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने, पहला भारत का कोई पत्रकार है जिस पर सुमोटो संज्ञान लिया गया। क्या अजीत भारती के खिलाफ सुमोटो संज्ञान लिया जाएगा? इतनी बड़ी लाइन है, बहुत खतरनाक लाइन है, इस बहुत पे आगे खतरनाक मैं है। इस पे एक लाइन में आगे आता हूं, जरा ये पढ़ देता हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अधिवक्ता ने गवई के डायस के पास जाकर जूते उतारे और मारने ही वाला था कि सुरक्षाकर्मी ने पकड़ लिया। जाते जाते वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा, यह आरंभ है। ध्यान से सुनिएगा, दर्शकों से कहूंगा ध्यान से सुने। यह आरंभ है, ऐसे पतित हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा। यानी सड़कों पर भी ऐसा ही होगा। सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। और अब आता हूं आपके सवाल पर जो आपने पूछा कि क्या इनके खिलाफ सो मोटो लेंगे जज साहब, क्या जस्टिस बी आर गवई लेंगे। मेरी स्टोरी का थंब ही यही है। सीजीआई गवई पर हमला करने की कोशिश, क्या अब कड़े फैसले या सख्त फैसले जो है वो ले पाएंगे जस्टिस बी आर गवई। इस पूरे मामले के बाद जस्टिस बी आर गवई से जब पूछा गया, या जस्टिस बी आर गवई ने टिप्पणी की, माफ कीजिएगा, पूछा नहीं गया, उन्होंने टिप्पणी की। जब ये पूरा जूता वाला कांड हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, सुनवाई जारी रखिए। उन्होंने वकीलों से कहा कि अपनी दलीलें जारी रखे, इन सबसे परेशान ना हो। मैं भी परेशान नहीं हूं, इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। माफ कीजिएगा जज साहब, माफ कीजिएगा जस्टिस बी आर गवई साहब, इन चीजों से बी आर गवई नाम के व्यक्ति को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन देश की न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी आर गवई को फर्क पड़ना चाहिए। अगर आपने निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की होती, अगर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई होती, जब उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश पर देश में गृह युद्ध भड़काने जैसा गंभीर आरोप लगाया था, तो आज किसी के जूता फेंक के मारने की इतनी हिम्मत नहीं होती। अजीत भारती जैसे लोगों की इस तरह का पोस्ट करने की हिम्मत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूता फेंका गया और भाजपा की विचारधारा से जुड़े लोग अब सड़कों पर जजों पर हमला करने की चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। इन सबके पीछे जो खेल है, उस खेल को हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। और कौन है ये व्यक्ति, किसने ये हमला किया, वो भी जरा बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट, पिछले कई दशकों से सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकार प्रभाकर मिश्र, जो कि कई किताबें लिख चुके हैं, अयोध्या मसले पर कई किताबें लिख चुके हैं। अगर उन्होंने इस पोस्ट में, अपने पोस्ट में जो प्राथमिक जानकारी दी उन्होंने, जैसे ही ये हमला हुआ उनके बारे में, प्रभाकर मिश्र का जो पोस्ट है वो अगर हम दिखा पाए, ये देखिए। सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश, प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीजीआई जस्टिस गवई की कोर्ट रूम में जूता फेंकने वाला व्यक्ति वकील है। उसका नाम राकेश किशोर है, उम्र 71 साल है। वह जस्टिस गवई के उस बयान से आया था जिसमें सीजीआई ने भगवान विष्णु को लेकर टिप्पणी की थी। जब उसने सीजीआई की तरफ जूता फेंकने की कोशिश की, कोर्ट रूम में मौजूद दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पुलिस जब उसे कोर्ट रूम से ले जा रही थी तो उसने जोर से बोला, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब क्या देखना बाकी है, जरा सोचिए कि क्या सनातन धर्म ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आप जूता उठाकर मारने की कोशिश करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जजों पर भी एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। इस मामले की सुनवाई करते हुए जज साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, वकील का पहले बता दूं कि राकेश किशोर 2011 का उनका रजिस्ट्रेशन है और भगवान विष्णु की, मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची सिरकटी मूर्ति की पुनर्स्थापना पर जब मामले की सुनवाई कर रहे थे तो उस समय सीजीआई ने टिप्पणी की थी उस याचिका को खारिज करते हुए कि जाओ और भगवान से खुद करने को कहो, तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ उनसे प्रार्थना करो। इस तरह की टिप्पणी की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में कई सारे मामले जाते हैं, बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब खारिज कर देते हैं। खारिज करते हुए इस तरह की टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक मुद्दा जो मैं लगातार उठा रहा हूं अपने दर्शकों के सामने, आज एक बार फिर से उठाने की बात करूंगा शिव जी। तल्ख टिप्पणियां क्यों, अजीब सी टिप्पणियां क्यों, बेतुकी टिप्पणियां क्यों,
क्योंकि जब आप तल्ख टिप्पणी करते हैं, जब आप सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हैं, जब आप चुनाव आयोग के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हैं, तो आप मीडिया की हेडलाइन बन जाते हैं। टीवी चैनल पर आपके नाम के साथ वो खबर चलती है, अखबारों में आपके नाम के साथ वो खबर छपती है। आप टीवी चैनल देख के खुश होते होंगे, अखबारों में अपनी तस्वीर, अपना नाम छपा हुआ देखकर खुश होते होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय आपको टिप्पणी करने के लिए, जज आपको टिप्पणी करने के लिए नहीं बनाया गया है, आपको फैसला लिखने के लिए बनाया गया है। आप टिप्पणी जरूर तर्क कर देते हो, लेकिन फैसला तर्क नहीं करते, और इसलिए चुनाव आयोग आपको आपकी हैसियत बताता हुआ नजर आता है कि हम नहीं मानेंगे आपकी बात, नहीं सुनेंगे आपकी बात, जो हमें करना होगा हम करेंगे। एक चीज बड़ा वायरल है कि कल भी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज थोड़ी देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। कल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अवैध घुसपैठियों वाला सवाल पूछा, उस सवाल में आए बाएं साए करते हुए नजर आए, लेकिन एक शब्द उन्होंने यूज किया, नागरिकता। इस देश में चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जज टिप्पणियां तल्ख करते हैं, फैसले तल्ख नहीं देते। इसलिए चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत हो गई है, और फैसले टिप्पणियों की बजाय अगर फैसला तर्क करने में वो यकीन रखते, संविधान के अनुसार फैसला करने में यकीन रखते, तो आज ये जूता पड़ने वाली घटना नहीं होती। ये निंदनीय घटना है, भर्त्सना के योग्य घटना है, और बीजेपी की सोशल मीडिया आर्मी से जुड़े लोग जिस तरह से सड़कों पर जजों को मारने की बात कह रहे हैं, इस पर तल्ख कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जस्टिस गवई साहब खुद ही कह रहे हैं कि भाई इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो अब मेरे मन में डर तो ये बैठ गया है कि आने वाले दिनों में वो सख्त फैसला कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कठोर फैसले कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। जूता उठाने वाला एक हाथ हो सकता है, जूता फेंकने वाला एक हाथ हो सकता है, लेकिन वो करने के लिए प्रेरित करने वाली एक विचारधारा होती है शिव जी। और उस विचारधारा को बढ़ावा देने वाले लोगों का सच इस देश की जनता के सामने तभी आएगा जब जस्टिस गवई साहब इस पूरे मामले की जांच का आदेश देंगे, और इस व्यक्ति को माफी नहीं मिलनी चाहिए, माफी नहीं मिलनी चाहिए, कम से कम इस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। अगर ये जस्टिस गवई साहब नहीं दे पाते हैं, तो माफ कीजिएगा, वो जो पत्रकार के खिलाफ जो सो मोटो लिया गया था, वो भी उनका ढकोसला था, और आज अगर वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे, तो ये उनका डर होगा। पूरे सम्मान के साथ मैं कहूंगा कि जज साहब, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके पीछे 143 करोड़ भारतीय खड़े हैं, इस देश के संविधान की ताकत खड़ी है, और जन जी आपके साथ खड़ा है। इस सरकार को आईना दिखाइए, सरकार को बेनकाब कीजिए, सरकार का सही चेहरा, असली चेहरा इस देश की जनता के सामने रखिए, और जाइए सो मोटो लीजिए कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी की दवा पीने से इतने बच्चों की मौत कैसे हो गई, राजस्थान में एक अस्पताल में आग लगने से इतने बच्चों की मौतें कैसे हो गई, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के साथ पुलिस धक्का मुक्की क्यों करती है, पंजाब में बाढ़ आ गई, वहां पर क्या सरकार सही तरीके से जो तमाम सुविधाएं हैं, जो तमाम पैकेज है, वो लोगों तक पहुंचा पा रही है, नहीं पहुंचा पा रही। चुनाव आयोग को यह अधिकार कैसे मिल गया कि बिहार में वो नागरिकता तय कर रही है, उत्तर प्रदेश में आपके बार बार कहे जाने के बावजूद भी बुलडोजर से न्याय क्यों जारी है, क्यों एक धर्म विशेष के व्यक्ति को सालों तक जमानत नहीं मिल पाती है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको देने होंगे, और अगर आप नहीं दे पाते हैं, आप इन तमाम मुद्दों का स्वतः संज्ञान नहीं ले पाते हैं, तो एक दिन आपके साथ जो आज जिस तरह की धमकी अजीत भारती दे रहे हैं, सड़कों पर अगर इस तरह की घटना होगी, तो इस देश का युवा आपके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। एक बड़ी अग्नि परीक्षा इस देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई की है, और होने वाली है अगले कुछ घंटों में। शिव जी, संतोष जी, मैंने बांग्लादेश में सुना न्यायालय पे हमला हो गया, मैंने पाकिस्तान में सुना, मैंने श्रीलंका में सुना, लेकिन मेरे देश में ये पहली घटना है जो जज साहब पर जूता फेंकने के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खुद के कार्यालय में हुआ। क्या जज साहब ने अभी मॉरिशस में बुलडोजर को लेकर सवाल उठाए थे? क्या जज साहब की मां आरएसएस के प्रोग्राम में ना गई इसलिए भड़के हुए थे लोग? क्या जज साहब दलित बिरादरी से आते हैं इसलिए ये सब बात थी? क्या थी? इन तीनों चीजों को समझने की जरूरत है। आपने अभी देखा कि मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर कितना बवाल कटा, तब तक ओम प्रकाश राजभर ने सभी दलों को पत्र लिख दिया। बीजेपी दलित पिछड़े जो निकलकर बीजेपी से जा रहे हैं, पहली बार थोड़े जागरूक हो रहे हैं, उन्हें रोक नहीं पा रही है, किसी न किसी नए मुद्दे को लाना चाह रही है। निशिकांत दुबे ने किस हैसियत से उस समय कहा कि सर्वोच्च अदालत
और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश को गृह युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। क्यों नहीं लिया गया उस समय सुमोटो संज्ञान? लिया गया होता तो आज ये जूता फेंकने वाले की हिम्मत नहीं पड़ती। हम हर चीज को बड़े लाइट वे में लेते हैं, बड़े शांतपूर्ण उसमें लेते हैं। प्रधानमंत्री जी कह देते हैं हम 3 किलो गाली का नाश्ता करते हैं, 2.5 किलो गाली तो रोज खाते हैं, और एक गाली जो उनकी मां को दे दी थी उस गाली की हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, जितना उसके लिए मजामत की जाए वो करते हैं। लेकिन उसके बावजूद बिहार जला था, पूरे दिन जला था। एक महिला टीचर की बुरी हालत कर दी थी, एक महिला तड़पती रही एम्बुलेंस में इलाज के लिए, एक महिला प्रसव के लिए तड़पती रही। क्या यही कानून व्यवस्था? उस दिन क्यों नहीं लिया सुमोटो संज्ञान? लोग सड़कों पर उतर आए, पूरे देश में एसआईआर को लेकर बवाल चला। सर्वोच्च अदालत ने सोचा कि वोटर वोट नहीं डाल पाएगा, उसका वोट कट जाएगा। हम तो प्रचार अब तक ये करते रहे कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, ज्यादा से ज्यादा वोट डाले। क्या क्या है? हालांकि अभी कुछ घंटे बाद, कुछ घंटे नहीं बचे, सिर्फ 57 मिनट बचे हैं। चुनाव आयुक्त सामने होंगे, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद बताएंगे, तारीखें बता देंगे, कई चरणों में होगा। अब ज्ञानेश कुमार बताएंगे क्या? वो सर्वोच्च अदालत में भी उन्हें जवाब देना है, उन्हें मोदी को जवाब देना है, वो किसकी माने? ऐसे दौर में मेरी अदालत यानी सर्वोच्च अदालत की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जूता फेंकने का जिम्मेदार किसे माना जाएगा? धार्मिक लोगों को, सरकार को, उकसाने वाले लोगों को जो दिन भर सनातन का गाना गाते हैं और उन्हें सनातन का सा नहीं समझ आया है, सनातन का सा नहीं जानते। सनातन में कहीं नहीं लिखा है किसी धर्म का अपमान करो, किसी धर्म के खिलाफ बोलो, कहीं नहीं लिखा है। तौकीर रजा को जेल भेज दिया जाता है। प्रधानमंत्री के सबसे चहेते आचार्य प्रमोद कृष्णम उनके समर्थन में आज बयान प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या हो गया है? नहीं, क्या अब हो ये भी गया? देखिए, जिन वकील साहब ने जूता फेंकने की कोशिश की, उन्होंने नारा लगाया सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं भक्तों से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिन बच्चों की जानें खांसी की दवा पीने से हुई, क्या बीजेपी का सनातन धर्म ये कहता है कि प्राइवेट दवा कंपनियों को आप क्लीन चिट दे दे? चंदे लेकिन का वो खेल तो याद होगा ही। मरने वाले चंदे सनातनी नहीं होंगे, मरने वाले चंदे का खेल सनातनी तो नहीं होंगे, आप समझ नहीं पाए होंगे, वो सनातनी चंदे नहीं का होंगे। चंदे का खेल तो याद है ही सबको। चंदे का खेल तो याद है ही। और चलिए एक एक चीज पे आ जाते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बातें कही गई, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान टाइप की बातें कही गई, और उसके बाद क्या हुआ। चीफ जस्टिस की ऊपर एक चीज फेंकी गई, एक वकील जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके हवाले से खबर आई, चीफ जस्टिस तो बच गए, लेकिन वो जो चीज थी वो जस्टिस विनोद चंद्रन जो बैठे हुए थे उनको लगते लगते बची। और इसके बाद उस वकील ने जस्टिस चंद्रन से हिम्मत देखिए कि उस वकील ने जिसने जूता उछाला उसने जस्टिस चंद्रन से माफी मांगी कि मेरा निशाना आप नहीं थे, मैंने तो चीफ जस्टिस बी आर गवई पर फेंका। हिम्मत देखिए आप, निशाना लगा नहीं, दूसरे के लगते लगते बची, दूसरे से माफी मांगने की नहीं, आपको जूता मारने का इरादा नहीं था, वो तो आपके बड़े वाले साहब को जूता मारने का इरादा था। ये हिम्मत थी, और तभी सुरक्षा कर्मियों ने उनको पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी एओआर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेने और उस वकील के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की है। देखते हैं कि जस्टिस गवई इस बात की हिम्मत कर पाते हैं नहीं कर पाते। और तमाम लोग कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, इस घटना की निंदा कर रहे हैं। हम लोग भी इस घटना की निंदा कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, सनातन की बात करने वाले, हिंदुओं की रक्षा की बात करने वाले, हिंदुओं की रक्षा का मसला उठाने वाले, तीन चार चीजें मैं बार बार ये कहता हूं, एक बार फिर से मैं कहूंगा कि भैया, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को जब निकाल के बाहर फेंका जा रहा था, उस समय केंद्र की वीपी सिंह सरकार को समर्थन लालकृष्ण आडवाणी वाली भारतीय जनता पार्टी ही दे रही। पूछिएगा क्यों दे रही थी। और उन्होंने समर्थन तब वापस नहीं लिया जब कश्मीरी पंडितों को निकाला जा रहा था, समर्थन तब वापस लिया जब लालू यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। ये पूछिएगा कि मध्य प्रदेश में लंबे समय तक सरकार चलने के बावजूद इस तरह की खबरें क्यों आ रही है कि 500 हिंदू बच्चों को मदरसे में पढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धर्मांतरण की खबरें कई बार बार निकलकर सामने आती है। क्या ठोस उस पर कार्रवाई की जाती है? चाहे बच्चों की मौत का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे बढ़ते अपराध का मामला हो, चाहे इस देश में बढ़ते असंतोष का मामला हो, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी का मामला हो, बढ़ती महंगाई का मामला हो, आर्थिक मंदी का दौर आने की आहट हो, शेयर बाजार में जो इतना बड़ा घोटाला हो गया, इन सबसे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? क्या हिंदू नहीं थे?
क्या हिंदू प्रभावित नहीं है? क्या हिंदू दुखी नहीं है? और इन सब के सवालों का जवाब अगर मिल पाए तो बताएं कि ये कौन सा सनातन है जो सनातन अपने ही देश के, अपने ही समाज के खिलाफ जाने की बात बार बार कहता रहता है। भागवत साहब तो 2-4 कदम और बढ़ जाते हैं। एक सवाल तो मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे। आप जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन आपको मौका मिला, डोनाल्ड ट्रंप ने एक फोन किया, आपकी हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को छीन सके। इस देश की संसद ने सर्वसम्मति से पारित कर रखा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से सहित पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है। अभी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से में पाकिस्तानी सेना ने वहां के लोगों पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या की है। कायदे से वो तमाम लोग भारत के नागरिक है, क्योंकि वो हिस्सा हमारा है। क्या भारत सरकार ने एक बयान जारी करने के अलावा कुछ और किया है? किसकी जिम्मेदारी है उन आप इसे लोगों छोड़ की रक्षा दीजिए। करने की? आरएसएस प्रमुख ने तो ये कह दिया वो मेरा घर था, मैं अपने घर में वस्त्र नहीं बदल सकता, मैं वस्त्र बदलने जाऊंगा, क्या क्या नहीं कह दिया। लेकिन होगा क्या ये किसी को पता नहीं है। इस देश में बड़ी विडंबना हो गई है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, लोगों से टैक्स के बहाने पैसे खींच लो, उनकी जेब काट लो, बाद में उन्हें फिर कहो। वही बात है कि मीडिया इस बात पर उतारू है। पहले कोई आदमी था, वो किसी व्यक्ति को हंटर से मारा था, मीडिया कह रहा था हंटर से नहीं मारा जाता, हंटर से नहीं मारा जाता। तब तक साहब ने हंटर रख दिया, बेल्ट निकाल ली। अब मीडिया कह रहा नहीं बेल्ट से नहीं मारा जाता, अब हंटर की सफाई दे रही है। मीडिया केवल इतना कर रही है कि जीएसटी बड़ा ही ऐतिहासिक काम था मोदी का, जीएसटी घटाई, ऐतिहासिक काम हो गया। जो लगा रहा है वही घटा रहा है, वही मार रहा है, वही पीट रहा है, ऐतिहासिक काम हो जाते हैं। और बड़ी तारीफ से हम लोग उसका प्रचार प्रसार करते हैं। आज की पोजीशन बड़ी खराब है। जज साहब सोचिए, अब आप नहीं बचे तो हम जैसे लोगों का क्या होगा। सबको बचा लीजिए, आपके ऊपर सब देखते हैं, सब आप पर भरोसा करते हैं। अंतिम स्टेज जब गांव का गरीब पिटता है तो वो कहता है चल तुझे कोर्ट में देखेंगे। किसी ने ये नहीं आज तक कहा तुझे अदालत में देखेंगे, ये नहीं कहा किसी ने कि चल तुझे थाने में देखेंगे, ये कहा चल तुझे कोर्ट में देखेंगे। और जब अदालत में देखने की धमकी वो गरीब दे सकता है, अमीर दे सकता है, तो साहिब आप अपनी और हम सबकी इज्जत बचाइए, सख्त इस पर कदम उठाइए। और अब एक एक फैसला सोचकर और समझकर दीजिए, टिप्पणी मत कीजिए, अनाउंस कीजिए, ऑर्डर सुनाइए। तो संतोष जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने किया है ये प्रोग्राम। दर्शकों को इसे शेयर लाइक जरूर करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आपका धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार।